हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो के अंदर MGPE 13 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स हम कवर करेंगे। वीडियो के अंदर दोनों लैंग्वेजेस में हमारे आंसर्स रहेंगे, तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। उसके अलावा गाइज, अगर आपको इसके नोट्स या फिर इसका गेस्ट पेपर परचेज करना है तो उसके लिए आप मेरी टीम को इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाय भेज सकते हैं। आगे की डिटेल्स आपको ऑन व्हाट्सएप ही मिल जाएंगी। आपके MA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या किस में पढ़ना है, तो गेस्ट पेपर आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको मिलेंगे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स। ठीक है। सो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इसके ना कुछ पुराने वीडियोस भी मैंने मेरे चैनल पे बनाए हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आपको बस उस लिंक पे क्लिक करना है और जो भी पुराने वीडियोस हैं आपको वो सभी कवर कर लेने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ग्राम्स्की का जो नोशन है सिविल सोसाइटी को लेकर, जो नागरिक समाज की अवधारणा ग्रामशी ने दी थी, उसके बारे में आपको बताना है। ओके, सो वो क्या कहते हैं, एंटोनियो ग्राम्स्की एक्सप्लेन सिविल सोसाइटी एज द पार्ट ऑफ सोसाइटी वेयर पीपल आइडिया बिलीफ एंड वैल्यूज आर फॉर्म्ड। तो सिविल सोसाइटी सोसाइटी का ही पार्ट होता है जहाँ पे लोगों के आइडियाज़ और बिलीफ जो हैं वो बनते हैं। इसमें विद्यालय आ जाता है आपका, विद्यालय में देखा ना, बच्चों को सिखाया जाता है। आपका चर्च, मीडिया, सांस्कृतिक संस्थाएं, स्वैच्छिक संगठन, ये सभी आपके सिविल सोसाइटी में आते हैं। तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ, सिविल सोसाइटी के अंदर गाइज आपके स्कूल्स, चर्चेज, मीडिया, कल्चरल ग्रुप्स एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो NGOs होते हैं वो सभी आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स्की, पावर इज नॉट कंट्रोल्ड ओनली बाय फोर्स ऑफ द स्टेट बट ऑल्सो बाय विनिंग द कंसेंट ऑफ द पीपल। पावर लोगों के ऊपर स्टेट की फोर्स के द्वारा नहीं, मतलब लोगों को आप कंट्रोल कर सकते हो, बल्कि अगर आप लोगों के कंसेंट को जीत लो, लोगों की सहमति से भी जो है स्टेट चलता है। मतलब लोगों का सहमत होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कल्चरल हेजीमनी विच मीन्स द रूलिंग क्लास कंट्रोल सोसाइटी बाय मेकिंग इट्स आइडिया अपीयर नेचुरल एंड एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। तो यहाँ पे वो कल्चरल हेजीमनी का आइडिया देते हैं, यानी सांस्कृतिक वर्चस्व की अवधारणा देते हैं, जिसके अंदर रूलिंग क्लास, जो आपका शासक वर्ग है, वो अपने जो उसके विचार होंगे उसको समाज में स्वाभाविक और सामान्य बना देगा कि अगर जो शासक वर्ग कर रहा है वो ही कॉमन सी चीज़ है, वो सामान्य है और हर कोई वही करने लग जाएगा। तो नागरिक समाज के माध्यम से ये विचार फैलाए जाते हैं जिससे लोग उन्हें बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं। तो नागरिक समाज क्या करता है, देखो NGOs हो गए, मीडिया, विद्यालय क्या करते हैं, लोगों के अंदर नए विचारों को डालते हैं, है ना। तो डोमिनेंट ग्रुप की आइडियोलॉजी हमेशा नागरिक समाज के द्वारा लोगों पे थोपी जाती है। हाउएवर ग्राम्स्की ऑल्सो बिलीव दैट सिविल सोसाइटी कैन बिकम अ प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस ऑल्सो। ऑप्रेस्ड ग्रुप जो है वो डोमिनेंट आइडियाज़ को यहाँ पे चैलेंज भी करते हैं, हमने ऐसा देखा है, और नए थॉट्स एंड वैल्यूज़ का भी यहाँ पे जन्म होता है। तो ग्राम्स्की का यह भी मानना था कि नागरिक समाज विरोध और परिवर्तन का स्थान भी बन सकता है, शोषित वर्ग प्रभुत्वशाली विचारों को चुनौती दे सकता है और नए विचार विकसित कर सकता है। इस प्रकार नागरिक समाज सामाजिक परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आपका जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनका रोल समाज के परिवर्तन में इम्पॉर्टेंट है। सिविल सोसाइटी में कौन कौन आते हैं, ग्राम्स्की का कल्चरल हेजीमनी क्या है, वो सब आपको बताना है। सो गाइस, क्योंकि ये हमारी रिवीजन वीडियोज़ हैं, इसके अलावा अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको सेम क्वेश्चंस के आंसर्स और भी ज़्यादा डिटेल्ड वे में मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास टाइम है, आप डिटेल में सब कुछ पढ़ना चाहते हो, तो आप प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को ज़रूर देख लेना। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ओनली रिवीजन वाली क्लासेस जो अभी न्यू अपलोड होंगी, आप बस उनको भी देख सकते हो। अपने हर एक एग्जाम के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे आता है कि ग्लोबल सिविल सोसाइटीज़ क्या होती हैं और उनके फिलोसफिकल रूट्स के बारे में आपको बताना है। तो ग्लोबल सिविल सोसाइटीज़ में आपका जो ग्लोबल नेटवर्क है, ठीक है, Global civil society refers to the network of non-governmental, non-state organizations and groups that operate beyond national boundaries। ठीक है, तो इसके अंदर आपके गैर सरकारी जो भी संगठन होते हैं जो अपने देश के अलावा दूसरे देशों तक जिनकी जो जड़ें हैं वो फैली होती हैं और वो वहाँ पे भी काम कर रहे होते हैं। इसमें वो NGOs आते हैं जो आपके इंटरनेशनल NGOs हैं।
आपके ह्यूमन राइट ग्रुप हो गए, मानवाधिकार संगठन हो गए, ठीक है, पर्यावरण के लिए जो मूवमेंट चलाए जाते हैं, पीस ऑर्गेनाइजेशन, वो सब आते हैं जो इंटरनेशनल जिनका कनेक्शन होता है। सो दीज ग्रुप वर्क टू प्रमोट कॉमन ग्लोबल वैल्यूज। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये संगठन कॉमन वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, पीस को, जस्टिस को, डेमोक्रेसी को और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को। ये सभी मूल्यों को क्या करते हैं, ग्लोबल लेवल पे बढ़ावा देते हैं। ग्लोबल सिविल सोसाइटीज गाइज वर्क करती हैं एक ब्रिज की तरह ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और नागरिकों के बीच में। तो वैश्विक नागरिक समाज व्यक्तियों और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के बीच एक ब्रिज यानी सेतु की तरह काम करता है। यह आम लोगों को वैश्विक मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाने का अवसर भी देता है। तो जो हमारे कॉमन पीपल हैं वो इंटरनेशनल लेवल्स पे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को ये प्रभावित करता है। यह सरकारों को जवाबदेह बनाने और जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके दार्शनिक जड़ों को देखें तो जो सिविल सोसाइटी का आइडिया है वो लिबरल जो फिलॉसफी है, उदारवादी लिबरलिज्म से आता है, स्पेशली जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल राइट, फ्रीडम और डेमोक्रेसी की, ठीक है। तो लिबरलिज्म के अंदर ये आता है, थिंकर्स लाइक जॉन लॉक एम्फेसाइज नेचुरल राइट्स एंड लिमिटेड गवर्नमेंट विच इंस्पायर्ड द ग्रोथ ऑफ सिविल एसोसिएशन। तो जॉन लॉक जैसे जो हमारे विचारक हैं उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों और सीमित सरकार की बात की, जिससे नागरिक संगठनों का विकास होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट रूट है आपके कांत के आइडियाज़ जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म पे अपने आइडियाज़ देते हैं, विश्व नागरिकता की। आज के समय में हर एक जो व्यक्ति है वो अपने देश का नागरिक होने के साथ साथ वो विश्व का भी नागरिक है, ठीक है। तो अनदर इम्पॉर्टेंट रूट इज कांत आइडिया ऑफ कॉस्मोपॉलिटनिज्म विच सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ ग्लोबल मॉरल कम्युनिटी। Immanuel Kant believed that peace and justice can be achieved through international cooperation, कि आप कैसे ला सकते हो पीस एंड जस्टिस, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेट करोगे एंड आप रिस्पेक्ट करोगे यूनिवर्सल लॉज की। सो द कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिस्ट एंड ग्राम्स्की के आइडियाज से पूरा कॉन्सेप्ट आता है, मार्क्स से आता है। और यहाँ पे जॉन लॉक हैं आपके, इमैनुअल कांत हैं जो ये सारे आइडियाज पे बात करते हैं सिविल सोसाइटीज़ की। और ये विचार बताते हैं कि वैश्विक नागरिक समाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असमानता और शक्ति संरचनाओं को चुनौती दे सकते हैं। दस ग्लोबल सिविल सोसाइटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस। तो आज के समय में जो भी आपको ग्लोबल लेवल पे सिविल सोसाइटीज देखने के लिए मिलती हैं उनमें आपको ग्लोबल कॉपरेशन, जस्टिस एंड पीस, ये सभी देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको नॉन वायलेंस को दिखाना है एज एन एट्रीब्यूट ऑफ प्रोटेस्ट एंड रेजिस्टेंस। तो विरोध और प्रतिरोध के रूप में आपको नॉन वायलेंस समझाना है, ठीक है, नॉन वायलेंस को। तो नॉन वायलेंस का मतलब क्या है गाइस? ऑब्वियसली अपोजिंग इनजस्टिस, अन्याय का विरोध करना है आपको, लेकिन आप किसी भी प्रकार की फिजिकल फोर्स या आप वायलेंस का यूज नहीं कर सकते। तो अहिंसा का अर्थ है बल या हिंसा का प्रयोग किए बिना अन्याय का विरोध करना। तो एज अ मेथड ऑफ प्रोटेस्ट एंड रेजिस्टेंस नॉन वायलेंस इंक्लूड एक्शंस सच एज पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या आता है कि प्रतिरोध को पीसफुल तरीके से, प्रतिरोध आपको करना है, आप हड़ताल करो, बहिष्कार करो, सविनय अवज्ञा करो, ठीक है, आप उपवास रख लो, मार्चें निकालो, ये सारा आपके नॉन वायलेंस में आता है कि जब आपको किसी का विरोध करना है तो आपको नॉन वायलेंट तरीके अपनाने हैं, ना कि जाके सीधा उससे लड़ाई करनी लगनी है। कोई फिजिकल फोर्स का यूज आपको इसमें नहीं करना। तो इट एम्स टू ब्रिंग चेंज थ्रू मॉरल प्रेशर एंड पब्लिक सपोर्ट। तो जिससे भी आपको बदलाव चाहिए आप उसके ऊपर मॉरल प्रेशर डालोगे, आप पब्लिक से सपोर्ट गेन करोगे। नाउ नॉन वायलेंस इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट मीन्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज एंड, यानी कि जो साधन है वो उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितना हमारा उद्देश्य है। तो अगर मेरा पीसफुल मेथड का मैं यूज करती हूँ तो मेरे को रिजल्ट भी पीसफुल मिलेगा और लॉन्ग लास्टिंग मिलेगा। इट अवॉइड्स ब्लडशेड एंड रिड्यूस हेटर। तो रक्तपात से ये बचाता है और ये घृणा को कम करता है, जिससे मेल मिलाप भी संभव हो पाता है। सो द फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस वाज स्ट्रांगली प्रमोटेड बाय द महात्मा गांधी हु इज यूज्ड इट सक्सेसफुली इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो महात्मा गांधी ने इसको आज़ादी की लड़ाई में अच्छे से यूज़ किया था। लीडर्स लाइक मार्टिन लूथर किंग ऑल्सो उन्होंने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का यूज़ किया जब उन्होंने अपने यहाँ से जो रंग भेद था उसको ख़त्म करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। एंड नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफन गेन मॉरल लेजिटिमेसी। मॉरल मतलब नैतिक तौर पे लोग इसको ठीक मानते हैं कि हाँ यार ये बात तो सही है कि आपको नहीं करना चाहिए वायलेंस,
तो इसकी एक मॉरल लेजिटिमेसी है इसके साथ और इसको इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिला हुआ है। दे एक्सपोज द इनजस्टिस ऑफ ऑप्रेसिव सिस्टम एंड एनकरेज पीपल टू क्वेश्चन अथॉरिटी। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, लोगों को एनकरेज करते हैं कि वो अथॉरिटी पे क्वेश्चन उठाए। ओके, सो ये दमनकारी व्यवस्थाओं के अन्याय को उजागर करते हैं और लोगों को सत्ता पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। ऐसे आंदोलन अधिक समावेशी होते हैं और व्यापक भागीदारी को ये संभव भी बनाते हैं। ठीक है, तो दे आर मोर इंक्लूसिव। इसके अंदर ज़्यादा लोग मतलब पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि कोई किसी प्रकार का कोई वायलेंस नहीं होता ना, तो ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो नाउ does non-violence is a very powerful tool. It is a very powerful tool जो कि प्रोटेस्ट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए एक अच्छा टूल है। ये सोसाइटीज़ की हेल्प करता है कि वो बदलाव को लेके आ सकें एंड वहाँ पे पीस और ह्यूमन डिग्निटी भी बनी रहे। तो इस प्रकार अहिंसा विरोध और प्रतिरोध की एक शक्तिशाली और प्रभावी विशेषता है जो शांति और मानवीय गरिमा बनाए रखते हुए सामाजिक परिवर्तन को लाने में सहायक होती है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे जहाँ पे आपको न्यूक्लियर एज पीस फाउंडेशन के बारे में बताना है कि ये क्या है। तो ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो परमाणु निरस्त्रीकरण यानी कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और वैश्विक शांति यानी कि ग्लोबल पीस, इन दोनों को बढ़ाने का काम करता है। वर्ल्ड में लोग परमाणु बमों को ना बनाए, परमाणु बम को इतना डेवलप ना किया जाए, उसके लिए ये काम करता है। नाउ इसको 1982 में डेविड क्राइगर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी एंड द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू एजुकेट पीपल। अब यहाँ पे इसका काम क्या है, लोगों को न्यूक्लियर वेपन के डेंजर्स के बारे में जागरूक करना इसका काम है और विश्व परमाणु मुक्त हो सके इसके लिए ये काम करती है। तो न्यूक्लियर एज पीस फाउंडेशन का आप एग्जाम्पल देंगे। NAPF believes that nuclear weapon pose a serious threat to human survival and the environment। तो इसका क्या विश्वास है कि जो भी आपके न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु हथियार होते हैं वो लोगों के अस्तित्व और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। इसकी वजह से ये इसको खत्म करने की बात करता है। द फाउंडेशन कैरीज आउट वेरियस एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे इसकी एक्टिविटीज़ जो कार्यक्रम में शिक्षा कार्यक्रम होते हैं, सार्वजनिक व्याख्यान, सम्मेलन, प्रकाशन, संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पैरवी जैसी गतिविधियाँ ये करता है। ये यूथ की एंगेजमेंट को भी प्रमोट करता है और पीस का कल्चर पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहता है। तो NAPF हैज ऑल्सो बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग द ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन के ऊपर जो ट्रीटी है कि उसको रोका जाए, उसके ऊपर भी ये उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है और न्यूक्लियर के बारे में जागरूकता फैलाने में, जोखिमों के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में अवेयरनेस जगाने के लिए भी ये कंट्रीब्यूट करता है। सो द न्यूक्लियर एज पीस फाउंडेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल मूवमेंट फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। इन सब में ये क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके बाद है What steps and strategies do the human rights NGO use to achieve their purpose? तो मानव अधिकार वाले जो हैं संगठन वो कौन कौन से स्टेप्स और स्ट्रेटजीज का यूज़ करते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी रणनीतियाँ वो कौन सी अपनाते हैं। सो ह्यूमन राइट NGO यूज़ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। मेन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जनता को अवेयर करना और जनता में एजुकेशन को फैलाना इसका मेन काम होता है। ये कैंपिंग, वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन सब के माध्यम से जनता को जागरूक करते हैं। तो मानवाधिकार NGO जागरूकता और शिक्षा को एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। वे लोगों को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में जानकारी देने के लिए अभियान, कार्यशालाएं, सेमिनार आयोजित करते हैं। एक अन्य प्रमुख रणनीति मानवाधिकार उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग है, यानी कि सारा डेटा की डॉक्यूमेंटिंग करना, उसकी रिपोर्टिंग करना, ये इनका मेन काम होता है। जहाँ पे ये जगह जगह जाते हैं, वहाँ पे रिसर्च करते हैं, रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं और कहीं पे भी अगर उन्हें मानव अधिकारों का उल्लंघन होता दिखता है तो उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं। तो ह्यूमन राइट NGO जो है एडवोकेसी एंड लॉबिंग का भी यूज़ करते हैं सरकारों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो मानवाधिकार NGO पैरवी और लॉबिंग के माध्यम से सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रभावित करते हैं। वे कानूनी सुधार, नीतिगत परिवर्तन और मानवाधिकार कानूनों के सही क्रियान्वयन की भी मांग करते हैं। सो नाउ प्रोवाइडिंग लीगल एड एंड सपोर्ट टू विक्टिम इज अनदर की स्टेप। NGO हेल्प करते हैं विक्टिम्स को लीगल एडवाइस देके, उनको मतलब कोर्ट तक लेके जाना, उनकी हेल्प करना, उनको पुनर्वास दिलवाना,
ये सारे इनके काम होते हैं। ये एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं दूसरे एनजीओज के साथ भी। तो दे ऑल्सो बिल्ड नेटवर्क एंड पार्टनरशिप विद अदर एनजीओज, मीडिया, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ, ताकि इनका जो इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ सके। ओके, सो ये सारे काम आपके एनजीओज के होते हैं। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है कि जो आपका यूनाइटेड नेशंस है वो दुनिया में शांति की स्थापना में उसका क्या काम है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना होती है एंड मेन ऑब्जेक्टिव था कि दुनिया में शांति और सिक्योरिटी ये बना के रखेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। यह संघर्षों को रोकने, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने और राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अगर हम इसका देखें तो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं। क्या है? संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है शांति स्थापना अभियान। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाएं संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में संघर्ष विराम की निगरानी, नागरिकों की सुरक्षा और शांति व स्थिरता बहाल करने का ये कार्य यहाँ पे करते हैं। पीस को रीस्टोर करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं? डिसआर्मामेंट यानी कि निरस्त्रीकरण, आर्म्स कंट्रोल, हथियारों पे नियंत्रण करना, इन सब पे, ताकि ग्लोबल पीस को बनाया जा सके। डायलॉग को बढ़ावा देते कि अगर दो देशों में लड़ाई हो रही है तो संवाद और संधि के द्वारा उसको सॉल्व किया जा सके। इसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूएन, यूनिसेफ, यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ, जो कि काम करते हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए, हेल्थ में सुधार करने के लिए। क्योंकि जब लोग गरीब नहीं होंगे, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली कोई लड़ाई नहीं करेगा। स्थायी शांति के लिए आवश्यक है कि आप रूट कॉजेज को खत्म करो। सो द यूएन ऑल्सो प्लेज अ रोल इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, है ना। उसके इंटरनेशनल लॉज एंड डिक्लेरेशंस के माध्यम से वो एक शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण भी करता है। सो द यूनाइटेड नेशंस प्लेज अ वाइटल रोल। इसका रोल गाइस काफ़ी ज़्यादा वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पीस की तरफ, और इसके कई सारे पीस कीपिंग मिशंस के द्वारा ये ऐसा करता है, ह्यूमन राइट्स को भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो गाइज ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं एक और न्यू वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है कि अगर वीडियो नहीं भी आता है तब भी आप मेरे ओल्डर वीडियोज़ में से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है।